Hello student, this is Dr. Neha Jain, your mentor, your tutor, your teacher for UP, TGT, PGT, DSSSB, PGT, TGT and UGC NET. We are going to discuss the things, we are going to discuss the basic idea of literature with the very basic and primer topics today. In the last class, I have discussed about the forms of literature. So, how many forms of literature are there? There are 4 forms of literature: poetry, drama, prose, and non-fiction. We have discussed all these forms in our last class, and the discussion of that class was very superficial. It was, I have given you the 4 forms in detail, but now in today's class I am going to discuss you all the 4 forms and their subforms in detail, with the example of their writers, who has invented it, where it comes from and everything, because that will come in your exam, that will cover that portion will cover in your examination. So today we are taking the first part of our form of literature, that is poetry. Okay, now poetry अगर हम बात करते हैं तो poetry is something which to be sung, which is very intense part, which is a very primary session, which is a very primary form of any literature. किसी भी literature जब भी start हुआ है तो हम उसका देखेंगे कि that started with the first form, that is poetry. हर एक चीज किसी भी लिटरेचर में, इंग्लिश में, ग्रीक में, इंडियन में, किसी भी लिटरेचर में हम देखते हैं तो दैट स्टार्ट विद द पोइट्री. पोइटिक फॉर्म में ही सारा लिटरेचर पहले से लिखा जाता था. तो हम इसके अंदर जानते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं. सबसे पहले हम पोइट्री के पार्ट देखते हैं. पोइट्री के अंदर हम किस चीज से को देख के हम पोइट्री बोलेंगे कि ये एक पोइट्री है. उसके अंदर जो होते हैं रेटोरिक्स, second rhyme, and third is subject. उसके अंदर प्रॉपर रिटोरिक्स होने चाहिए, एक राइमिंग स्कीम होनी चाहिए और एक ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर की पोइट्री लिखी गई हो. ये 3 चीज वहां क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, इन तीनों चीजों को हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं. एक नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब चीजों को डिस्कस करूंगी. सब्जेक्ट ऑलरेडी हम हर पोइट्री के साथ, हर पोइट्री फॉर्म के साथ डिस्कस करेंगे. राइमिंग स्कीम और रेटोरिक्स को हमें अलग से लेना होगा, वो मैं आपकी क्लास अलग से लूंगी. फिलहाल अभी हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर ही पोइट्री की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाई थी, दैट इज सोनेट. मैं सोनेट की बात करूं. सोनेट इज बेसिकली अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स. A short poem of 14 lines. That is sonnet. Sonnet comes from an Italian word sonetto. ठीक है, which means a little sound or strain. Little sound or strain, it means एक छोटा, एक सिंपल, एक बहुत छोटे वर्ड्स के अंदर, एक छोटे स्ट्रक्चर के अंदर अपनी बात को कहना, दैट इज लिटिल साउंड और स्ट्रेन, दैट इज सोनेटो. ओके, तो इटालियन फॉर्म है. दिस इज द फर्स्ट. इनिशियली इट कम्स फ्रॉम इटली एंड द राइटर विच पॉपुलराइज दिस फॉर्म इज पेट्रार्क. The writer which popularized this form is Petrarch. So in Italian sonnet, it is also known as Petrarchan sonnet. Okay, now what is the structure of sonnet? 14 line is the structure of sonnet, which is divided into 2 parts. First is 8 lines, octave. Then is 6 lines, sestet. Okay, now octave deals with the problem which is being raised in the poem. जो भी सब्जेक्ट लिया गया है उस सब्जेक्ट में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उस सब्जेक्ट में पोएट कहना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू विच इज बॉदरिंग अ पोएट एंड मेंट हिम टू राइट अ पोएम, दैट इज प्रॉब्लम. वो पहले प्रॉब्लम पार्ट डिस्कस करेगा, फिर वो उसी चीज का सोल्यूशन देता है सेस्टेट के अंदर. दिस इज द स्ट्रक्चर. फर्स्ट
He used to discuss the problem, the subject matter, and then its solution. That is sestate. Okay. Now, octave is further divided into two parts. That is two quatrains. 4 लाइन्स के दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्वाट्रेन्स. नाउ सेस्टेट इनटू टू पार्ट, टू टर्सेट. ये 3 पार्ट के दो पार्ट में 3 लाइन्स के टू पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज टू टर्सेट, टू क्वाट्रेन. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट. Now this Petrarchan sonnet in English literature was followed by or was taken up by John Milton. John Milton is the one who has followed this Italian structure of sonnet, and he has discussed his poetry into the way that it is Italian sonnet structure. Okay, because he is a classicist, he followed the classical structure and all. Like, for example, he has a poem, "Methought I saw my beloved wife as a saint," because he has married for the 3 times, and his 2 previous wives were dead, and the 3rd wife has served him till last of his life. उन्होंने उसको एंड तक सर्व किया था. जो 3rd वाइफ थी, इनके मरने तक इनके साथ रही थी. उनसे पहले की 2 वाइफ मर गई थी, बट द 2nd वाइफ वॉज द डियरेस्ट टू हिम. सबसे ज़्यादा 2nd वाइफ से प्यार करते थे ये. एंड उन्हीं के लिए उन्होंने लिखा है, "मी थॉट आई सॉ माई वाइफ एज अ सेंट." उन्हीं के लिए उन्होंने ये पोयम लिखी है. तो जो 2nd वाइफ थी उनको उन्होंने देखा, बिकॉज शी डाइड आफ्टर द 2 or 3 years ऑफ मैरिज. एंड वो देखते हैं जब तक ये ब्लाइंड हो चुके थे, कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, तो इनको ऐसा लगा कि ये सो रहे हैं. इनकी वाइफ एज अ सेंट एकदम वाइट क्लोथ्स में इनके पास आई है और इनको देखने, इनको चेक करने की कोशिश कर रही है. इनके पास है, इनको हग करने की, इनको एम्बरेस करने की कोशिश कर रही है. तो इस तरीके से ये उस ड्रीम में देखते हैं. तो नाउ ही हैज डिस्कस्ड इन ऑक्टेव पार्ट, ही डिस्कस्ड दैट ही सॉ हिज वाइफ एज अ सेंट. शी इज इन वाइट. हर क्लोथ्स वर एज वाइट एज द प्योरिटी ऑफ हिज सोल. जैसे कि उनकी जो सोल में जो प्योरिटी थी, उनके कैरेक्टर में जो प्योरिटी थी, वो रिफ्लेक्ट होकर उनके कपड़ों प्यारे थे. इसी तरीके से उन्होंने वाइट क्लोथ पहना हुआ था, विच इज परफेक्ट टू हिज पर्सनैलिटी, हिज सोल. उनकी सोल बहुत प्योर है, सेंट है. And she is here to check her husband that whether he is right, he is doing good or something. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने उनके पूरे वहाँ इनके आसपास होने का जिक्र किया. उन्होंने कहा, the soul, that is it wants to touch him, it wants to hug him, it was leaning on him to touch Milton when he was sleeping. But in the all process, in the last line of this, he said, "I waked up." ठीक है. क्या होता है जब ये सब चल रहा है? In between, he felt that something is there and he waked up. But because he was totally blind, तो यहाँ पे वो क्या कहता है? "The darkness of my dream turned into the darkness of the world." That is sestate. अब ये यहाँ टर्सेट इस sestate के ऊपर आ गए हैं. यहाँ पे thoughts में change हो गया. And now he is discussing his sorrow part. I have lost it. He saw his wife as a saint, but the solution is he lost her, and now he has to live without her for the whole life. Okay, so that is what he has given the solution. It's better to be in the to take her in her memory in a good way. तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसको बताते. That is problem part. He discussed. He saw her as a saint. It means there is a complete idea that she has gone and he is remembering him, he is missing her. ठीक है. That is what he has discussed. और यहाँ sestate में वो यहाँ क्या दिखाते हैं? That ultimately I waked up and the dream disappears. She disappears. It was open. So in dreams he was seeing his wife in the darkness. That was of dream because his eyes were closed. But when he waked up and the eyes are open, then even there is a darkness without her. Okay, so this is how he has beautifully described the situation in a problem and in a solution part. Now, the rhyming scheme of this Petrarchan sonnet, according to this octave and sestate part, is ABBA, ABBA, CDC or CDE.
ये यहाँ पे रहेगा इधर CDC और CDE दो. Okay, and this is ABBA, 8 lines octave, 4 quatrains. This is the distribution and the format of Italian sonnet. Now another type of sonnet, because there are two types of sonnet, first is Italian and second is English sonnet. I am going to describe you the English sonnet now. Now sonnet, English sonnet. Okay, so who has introduced sonnets to the English literature or in English? That is Thomas Yat in 16th century Elizabethan period. He has basically before Elizabethan period he has introduced sonnets to the English literature, but after that it was adopted by all the writers, Philip Sidney and all, but it is famous as an English sonnet in for Spenser and Shakespeare. There are basically these two writers who has famous sonnet. Their forms of sonnets are famous as English sonnets. These are two English famous sonneteers. Okay, basically English sonnet is known as or famous on the name of Shakespeare itself, but Spencer has also written many of the sonnets और इनका जो structure था, इनका जो formation था, form थी sonnets लिखने की, वो बिल्कुल different थी, वो बिल्कुल unique थी. तो इसलिए इन दोनों ने structure एक ही follow कराए, rhyming scheme different थी, topic different थे, लिखने का तरीका different था. ठीक है? So both of these are the main English sonneteers. English sonnet is named on the basis of English sonneteers, that is Spenser and Shakespeare, Elizabethan period. ओके नाउ अब क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस था इनका. बेसिक जो स्ट्रक्चर है 8 लाइंस एंड 6 लाइन, जो इटालियन सोनेट के अंदर जो था स्ट्रक्चर ये 14. इटालियन के अंदर क्या स्ट्रक्चर था इसका 8 एंड 6. इंग्लिश के अंदर यही स्ट्रक्चर हो जाता है 12 एंड 2 का. इट मीन्स व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 quatrains and 1 couplet. This is the basic structure of English sonnet. 3 quatrains and 1 couplet. अब यहां पे क्या है, 3 quatrains के अंदर problem and only couplet is giving a solution. Okay, one more thing which is there in Italian sonnet in this 8 and 6 structure, that is after 8 lines or after this octave, there is a turn in thought. After problem, we come to the solution. So that turn in thought, which is there also in English, after problem, when the writer is turning his mind to the solution, that turn in thought is known as volta. That turn in thought is in volta. In English sonnet, it comes after 12 lines, but in Italian sonnet, it comes after 8 lines. Another term which is there important after 8 line and before the beginning of 6 line, that is caesura. Caesura. That is a pause. Pause कैसे, यहाँ पे क्या है, obviously problem है. When I'm discussing a problem or I'm giving a thing, like for example I have described you Italian sonnets. After describing the Italian sonnet, I took a little pause. That pause is caesura. After the problem, when a writer take a little pause, which is denoted by a full stop or a comma or a semicolon, that is known as caesura. A pause which is shown by any of the punctuation mark, using any of the punctuation mark, that is caesura. A pause, a little pause, because he is turning his thought, and after that
When the Ternate thought is shown in the solution part, that is known as the sixth line. Sestate. In the beginning of sestate, what we noticed? Volta. Complete turn in thought. In English sonnet, it comes with this couplet. Volta comes before couplet. And in Italian sonnet, it comes with, volta comes with sestate. Okay. After octave, we noticed a caesura, a pause, and after that, the turn in thought into the sestate, and here into the couplet is volta. Clear? इटालियन सॉनेट में सेस्टेट से पहले हमें या सेस्टेट की फर्स्ट लाइन में हमें वोल्टा नजर आएगा, दैट इज टर्न इन थॉट के लिए टर्म होती है वोल्टा, और यहाँ पे हमें वो चीज कपलेट पे नजर आएगी. ओके उसका मैंने आपको राइमिंग स्कीम बता दिया, दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी और सी डी ई, दैट इज ऑफ इटालियन सॉनेट. नाउ Spenser and Shakespeare, they both have their own rhyming schemes. What is their rhyming scheme? Let me show you. In a Spenserian stanza, they are using this is Spenserian rhyming scheme, and Shakespearean this is Shakespearean rhyming scheme. So this is your sonnet. Sonnet which deals with a problem, a topic, a simple topic which should be concluded into 14 lines, which should be concluded into 14 lines, and that 14 line in Italian structure, in Petrarchan structure, is divided into an octave and sestate, and here in English structure it's divided into 3 quatrains and 1 couplet. This is the basic difference. This is your sonnet. Okay, if you find any kind of problem with this topic, you can ask us, you can call us, and can ask us any of the detail of it. Okay, now I'm going to start a second topic for it. Given you an idea of sonnet. Now what are the terms which are there? Caesura, volta, sestate, octave, quatrain and tercets. These are the term couplet. These are the term. Now let me clarify you first of all this structure, because whatever poetry, whatever kind of poetry, the subtopics of poetry like ode, lyric, epic, whatever I will take, rhyming scheme will be there. So first of all, let me clear what is rhyming scheme, what is prosody, what is rhyming scheme. Okay, let me clarify you this thing, then we will move on to another topic, because this is also very much important. Poetry is known as verse, and verse is denoted by only rhyme. Okay, so the science of rhyming, the system of rhyming, which we known as rhyming structure, is prosody. We should know this. What is rhyme? What is prosody or rhyme? Prosody means versification. Versification, the science of writing a verse, the system of structure of writing a verse, that is versification, which include rhymes. Okay, so first of all we should know what is rhyming, how a poetry is being designed into A B E B B. What is this? तो हमें पहले ये देखना होगा. Now prosody is basically divided into 2 kinds of rhyme और versification rhymes जो भी हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. Quantitative and qualitative.
ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मीटर्स या राइमिंग से हम उन्हें डिवाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं और बताते हैं किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैं समझाऊंगी, उसी के साथ साथ आपको ये बताना जरूरी है कि किस तरीके से हम राइमिंग को फाइंड आउट करते हैं। लाइक ए ए बी बी किस तरीके से होता है, वो होता है किसी भी पोइट्री के एंड वर्ड को हम देखते हैं। इफ इट इज लाइक टेक, केक, तो ये यहाँ पे हो गया ए ए। इसके बाद आया केयर, गियर, तो ये हो गया बी बी। दिस इज हाउ वी यूज टू मेक राइमिंग। क्या वर्ड्स आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशंस के साथ जो भी एंडिंग होगी उसको हम इस तरीके से देंगे। अगर ये शफल होता है, केयर यहाँ पे आ जाता है और शेक यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। दिस विल बी द राइमिंग स्कीम। ओके, ये तो हुआ आपके एंड वर्ड से राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करना। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं सोनेट की आपको एक और क्वालिटी बताती हूँ कि सोनेट विल बी ऑलवेज इन आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट की एक और क्वालिटी क्या होगी, पहले तो आपको तीनों की राइमिंग स्कीम दे दी, उसके साथ एक और क्वालिटी हुई आयम्बिक पेंटामीटर। Now what is meter, what is penta, what is octave, what is sestet, we should all know this। ठीक है, अब ये क्या है, पेंटा मीन्स 5, ऑक्टेव, सेस्टेट, ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके आएंगे क्वांटिटेटिव के अंदर। नंबर्स को हम इसके अंदर लेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अकॉर्डिंग मीटर्स को समझना है। व्हाट इज क्वांटिटी, हाउ द क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव मीटर्स यूज टू वर्क। कैसे होगा ये, सबसे पहले तो मीटर क्या होता है, मीटर इज 2 syllable। वन मोर टर्म वी गेट, syllable। व्हाट इज syllable, क्योंकि अगर हम राइम की बात करते हैं, प्रोसिडी की बात करते हैं, तो प्रोसिडी के अंदर हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, एक वर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होता है प्रोसिडी, उसके प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे जो ये सिलेबल है, सिलेबल किसके ऊपर बेस होते हैं, सिलेबल के लिए हमें समझना होगा उसके प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर यहाँ पे कितनी टर्म आती है, 3 टर्म आती है प्रोनाउंसिएशन के अंदर। कौन कौन सी हैं वो 3 टर्म, सिलेबल, फोनीम एंड मॉर्फीम। ये 3 आपके टर्म्स आई, सिलेबल, फोनीम एंड मॉर्फीम। व्हाट इज मॉर्फीम, मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, किसी भी वर्ड का वो पार्ट जो कि एक मीनिंग भी दे रहा हो, केवल एक साउंड नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ड ले रही हूं वर्सिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ वर्सिफिकेशन के अंदर मॉर्फीम क्या हुआ, वर्स। वर्स मीन्स पोएट्री। ठीक है, वर्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसके अंदर मॉर्फीम क्या हुआ, वर्स। उसी के आगे हमने सफिक्स लगा के फिकेशन लगाया है, तो सफिक्स यहाँ पे मॉर्फीम में नहीं आएगा। सेकंड आता है आपका फोनेम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसमें क्या आते हैं, अल्फाबेट। इसमें क्या आ जाएंगे, अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो वर्ड लिया है उसी के ऊपर लेंगे। अगर मैं फोनीम लेती हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, व, अ, र, स, ई, फ, ई, क, ए, च, न। ठीक है, दैट इज एक एक सिलेबल को जो मैंने सिलेबल कह रही हूँ, एक अल्फाबेट को जो मैंने प्रोनाउंस किया है, दीज आर, ये एक एक अल्फाबेट इज अ फोनीम, दैट इज फोनीम। नाउ सिलेबल, सिलेबल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन।
smallest unit of pronunciation, that is syllable. कैसे? अब हम इसके अंदर व और ऐसे तो नहीं पढ़ सकते. जब हम एक वर्ड को बोलते हैं या बोलना सिखाते हैं तो किस तरीके से सिखाएंगे? इसी वर्ड को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? वर, सी, पी, के, शन. इससे स्मॉलेस्ट इसको नहीं तोड़ा जा सकता. और ये सारे के सारे जो स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर हम किसी भी इसको तोड़ते हैं, वर, सी, पी, के, शन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए? ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल साउंड. ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल साउंड इनके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. वर, सी, पी, के, शन. यहाँ पे ये दो हैं और ये दो आपके डिप्थोंग की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एक ही यूनिट होगा, डिप्थोंग. ठीक है, तो दैट इज वर्सिफिकेशन. वर्सिफिकेशन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ इसमें कितने सिलेबल है? इसमें 5 सिलेबल है. ओके, और फोनीम कितने में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फोनीम, 5 सिलेबल. और मॉर्फीम कितना है? 1 वर्स. क्लियर? इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं. अब हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है केवल सिलेबल्स के ऊपर. ठीक है, हमें फोकस करना है केवल सिलेबल्स के ऊपर, क्योंकि 2 सिलेबल का मतलब क्या हुआ? अब ये 2 सिलेबल क्या बना रहे? 1 मीटर. ये 2 सिलेबल क्या बना रहे? 1 मीटर. और इसके साथ अगले वर्ड का जो भी सिलेबल बनेगा वो मिलके बनाएंगे 1 मीटर. अदरवाइज ये क्या बना? अगर हम आगे का कोई नहीं देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? हाफ. 2.5 मीटर. इस वर्ड को अगर एक पोयम के अंदर है तो ये वर्ड कितने मीटर दे रहा है हमें? 2.5 मीटर दे रहा है. ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको आगे मीटर्स किस तरीके से निकलेंगे. आई थिंक ये पार्ट क्लियर है कि हम सिलेबल या मीटर्स निकालेंगे कैसे. ओके, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 2 सिलेबल एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज फीट. ठीक है, फीट इक्वल्स टू मीटर इक्वल्स टू 2 सिलेबल. तो 1 फीट और 1 मीटर इज 2 सिलेबल. ओके, 2 फीट 2 मीटर इक्वल्स टू 4 सिलेबल. अब इनको काउंट कैसे करेंगे या इनके नाम क्या होंगे? फर्स्ट इज मोनोमीटर, बायोमीटर, ट्रायामीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर. आया वो टर्म पेंटामीटर? तो पेंटामीटर में कितने सिलेबल्स हो गए? 10 सिलेबल्स. टेट्रामीटर में कितने हो गए? 8 सिलेबल्स. और इसमें कितने हो गए? 6 सिलेबल्स. ठीक है, अब अगर मैं एपिक पोइट्री की या ओल्डर पोइट्री की बात करती हूँ, चौसेरियन पीरियड की, तो वहां पे जरूरी नहीं है सारी पोइट्रीज पेंटामीटर में लिखी गई हो. वहां पे जो पोइट्री है आपने सुना होगा हेक्सासिलेबिक वर्सेस. हेक्सासिलेबिक वर्सेस, ऑक्टासिलेबिक वर्सेस. ठीक है, ऑक्टासिलेबिक, हेक्सासिलेबिक वर्सेस. यहाँ डेकासिलेबिस नहीं होता क्योंकि उसको फिर हम पेंटामीटर ही बोलते थे, पर टेट्रामीटर नहीं बोला जाता था, उनको हम ऑक्टासिलेबिक वर्सेस बोलते थे. जिसमें चौसर ने पोइट्री लिखी है, जॉन गोवर ने लिखी है और भी बहुत सारे राइटर्स ने लिखी है. उन्होंने किस में लिखी है? ऑक्टासिलेबिक में लिखी है. हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदू लिटरेचर के या इंडियन लिटरेचर के, जितने भी एपिक्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे ऑक्टासिलेबिक टेट्रामीटर के अंदर हैं, वो पेंटामीटर में नहीं है. ग्रीक जितने भी लिखे गए हैं एपिक्स वो सारे के सारे पेंटामीटर्स में हैं. इंडियन लिटरेचर के जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑक्टामीटर के अंदर हैं.
ठीक है, तो दीज आर द क्वांटिटेटिव वर्सेस। क्वांटिटेटिव के अंदर पेंटामीटर तक मैंने आपको बताया, उसके आगे हेक्सामीटर 12 सिलेबल आ जाएगा, सेप्टामीटर, देन ऑक्टामीटर, देन हेप्टामीटर एंड देन डेकामीटर। ये आपके 20 सिलेबल तक की लाइन मैंने आपको बताई है, और यही सारे किस में आ जाते हैं आपके मीटर्स के अंदर, वो 10 मीटर्स तक आ जाएगा, और ये यहाँ पे 20 सिलेबल्स तक आ जाएगा। बट मेनली आपके पेंटामीटर के बाद हेक्सामीटर तक ही ज़्यादातर पोइट्री लिखी गई है, इससे लंबी लाइंस यूज नहीं होती थी। तो दीज आर योर क्वांटिटेटिव मीटर्स। ओके, आप इसको आराम से बना सकते हैं। नाउ अब जो पोर्शन मैं लेने जा रही हूँ दैट इज क्वालिटेटिव, जिसके ऊपर मैंने पेंटामीटर के ऊपर क्या लिखा था, आयम्बिक। लेट मी टेल यू व्हाट इज आयम्बिक। ये आपके आते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, जिसमें राइमिंग या सिलेबल्स की पोजीशन डिफर करती है। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ सिलेबल्स, और यहां पे पोजीशन। पोजीशन ऑफ सिलेबल्स दैट इज योर क्वालिटेटिव। इसमें आपका क्या आ जाएगा, आयम्बिक। आयम्बिक, आयम्बिक का मतलब क्या है, यहां पे आपके आता है जिसको हम बोलते हैं साउंड स्ट्रेन्स की तरह ये काम करता है। आपके जो सिलेबल होते हैं वो सिलेबल क्या होते हैं, एक्सेंटेड होते हैं, अनएक्सेंटेड होते हैं। तो उन्हीं एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स को हम यहाँ पे उनके अरेंजमेंट को, ठीक है, या पोजीशन कह लो या उसको अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल इज नो इज हेयर इन द दीज क्वालिटेटिव राइमिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके आयम्बिक, डेक्टाइलिक, एनापेस्टिक, आयम्बिक, डेक्टाइलिक, एनापेस्टिक, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 6 होते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं एक एक करके अरेंजमेंट सिखाऊंगी, 6 के 6 का पायरिक, ठीक है। सबसे पहले इन 6 का मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। लेट मी राइट फर्स्ट आयम्बिक। आयम्बिक के अंदर क्या होता है, एक सिलेबल आपका स्ट्रेन्ड होता है या एक्सेंटेड होता है, और सेकेंड सिलेबल आपका अनएक्सेंटेड होता है, ठीक है। दैट इज एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड। इस तरीके से ये साउंड बनता है, पर इसका अरेंजमेंट क्या होगा, फर्स्ट सिलेबल विल बी अनएक्सेंटेड एंड देन एक्सेंटेड। तो यहां पे लिखो, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये तो साइन है एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड के। फर्स्ट साउंड और फर्स्ट सिलेबल इन आयम्बिक राइमिंग विल बी अनएक्सेंटेड। फर्स्ट साउंड or syllable in iambic rhyming will be unaccented, और what we used to call them stressed। इनको हम क्या बोलते हैं, stressed और unstressed। तो stressed syllable will be followed by unstressed, oh sorry, will follow the unstressed। स्ट्रेस सिलेबल विल फॉलो अनस्ट्रेस। तो पहला सिलेबल यहाँ पे अनस्ट्रेस होता है, सेकेंड स्ट्रेस्ड होता है। दैट इज आयम्बिक मीटर। इस पूरी लाइन के अंदर जो भी इस तरीके की लाइन होगी उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट सिलेबल जो होगा आपका अनस्ट्रेस होगा। सेकेंड इसके अंदर आपका आ जाता है जो इसी के अपोजिट आपका आएगा, दैट इज एनापेस्ट।
stress meter, then unstress meter. Anapest, the stress meter will follow. The stress meter will be followed by the unstressed meter. The stressed meter was followed by the unstressed meter. Okay, ये will be followed by 2 stress meter. Anapestic के अंदर it is followed by 2 stressed meter, 2 unstressed meter. Okay. Then trochaic. Trochaic, stress meter, unstressed meter. Dactyl, 2 unstressed, 1 stress. 2 unstressed and 1 stress. Next is pyric. More than 2 unstressed syllable altogether. More than 2 unstressed syllable together. And last, which is opposite to pyric, is spondaic. More than 2 stressed syllable together. Iambic, first is unstressed, then stressed. Anapestic, first stress, 2 unstressed. Trochaic, 1 stress, then unstressed. Dactylic, 2 unstressed, then stressed. Pyric, 3 unstressed syllable, and spondaic, 3 or more stressed syllable altogether. So these are the opposites. These are the opposites, and these are the opposites. This is the basic pair. Okay, you can remember all these rhyming scheme and prosody in a very simple way like this. Now I'm ending this session in which I have taken one subform of poetry and your rhyming scheme, complete rhyming scheme today. I hope you have enjoyed this session. You must have liked it. So please share your views in our comment box. Please share your views on the lecture to us. And if you find any kind of problem, kindly message us in the comment box, or directly you can call us too. Thank you so much. Bye guys.